Alright, अस्सलाम वालेकुम to all of you. I hope all of you are doing well. आज के इस सेशन में हम IBA का एक रीसेंट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, IBA 2022 राउंड 2। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो पेपर है ये रिक्रिएटेड पेपर है, विच मीन्स के स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके ये पेपर कंपाइल किया गया है। और ऑब्वियसली इन रिक्रिएशंस का मकसद ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आईबीए के टेस्ट में आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और किस डिफ़िकल्टी लेवल के आ रहे हैं, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को उसके हिसाब से फाइन ट्यून कर सकें। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पेपर, पहली स्क्रीन पे मैंने कुछ जनरल टिप्स पोस्ट की हुई हैं जिनका आपने ख्याल रखना है वाइल यू अटेम्प्ट द एक्चुअल आईबीए टेस्ट। ये टिप्स मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करते रहता हूँ, बट एक दफ़ा फिर मैं क्विकली इनको रीकैप करवा देता हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि पेपर में कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस पहले ढूंढें जो इजी हैं एंड क्विक हैं और उनको पहले करें। जनरली वो वाले क्वेश्चंस इजी और क्विक होते हैं जो या तो वन लाइनर क्वेश्चंस हों या स्ट्रेट फॉरवर्ड अलजेब्रा के सवाल हों, या वो क्वेश्चंस हों जो आपने रिपीटेडली अपनी प्रेपरेशन में किए हुए हैं और उसी तरह के सवाल आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिल जाए। मेक श्योर यू आर पेसिंग योर सेल्फ थ्रू आउट द आईबीए टेस्ट। ये बात जहन में रखें कि एक मैथ के क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 मिनट मिलता है। ठीक है जी। अवॉइड टाइम सकर्स, जो लंबे सवाल हैं उनको पहले गो में ना करें, उनको स्किप कर दें। एंड में अगर टाइम बच जाए देन यू कम बैक टू दोस टाइम सकर्स, अदरवाइज यू कैन स्किप देम, बिकॉज पूरे पेपर में जो मैथ के 45 to 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से हार्डली 2 या 3 टाइम सकर्स होते हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप वर्स्ट केस 5 से 6 टाइम सकर्स भी आपको लगता है कि हैं, तो आप वो भी अगर स्किप कर दें, यू स्टिल एंड अप डूइंग majority of the questions। ठीक है जी। टेक अ डिजिटल वॉच विथ यू, प्रेफरेबली विद अ स्टॉप वॉच, ताकि आप अपने आप को टाइम कर सकें थ्रू आउट द टेस्ट। अगर टेस्ट पे नेगेटिव मार्किंग ना हो, इन दैट केस डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किसी भी सवाल को ब्लैंक ना छोड़ें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो एजुकेटेड गेस करने की कोशिश करें। नंबर 6, जो सवाल आपसे नहीं हो रहा उस पे बैकडोर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। बैकडोर अप्रोचेस हम रेगुलरली क्लास में डिस्कस करते रहे हैं। प्लगिंग इन द आंसर्स, बैक सॉल्विंग, अज्यूमिंग नाइस नंबर्स, अप्रॉक्सीमेशन, तो वो सारी बैकडोर अप्रोचेस आप उन सवालों में यूज़ कर सकते हैं जो आपसे रेगुलर अप्रोच से सॉल्व नहीं हो रहा। एंड टिप नंबर 7, डू नॉट स्ट्रेस आउट। पेपर करते हुए पैनिक ना करें। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो स्किप करके आगे बढ़ जाएं। अगर शुरू वाले नहीं हो रहे तो एंड से स्टार्ट कर लें, बट डू नॉट गो इनटू पैनिक मोड व्हाइल अटेम्प्टिंग द आईबीए टेस्ट। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को राउंड 2022 की रिक्रिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, तो ये उसके करेक्ट आंसर्स हैं। करेक्ट आंसर्स आप टैली कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। Once you've done that, let's quickly move forward and start off with the discussion. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है इस रिक्रिएशन में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको रिक्रिएशन में दिया गया है वो क्वेश्चन कहता है, अ रेक्टेंगुलर मोज़ाइक इज मेड अप ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ equal dimensions. The area of the mosaic is 360 centimeters square and it has a height of 24 centimeters. If the width of the mosaic is made of 5 square tiles, what is the area of each tile? So आपके पास एक rectangular mosaic है, उसका एरिया आपको गिवन है 360 और उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर्स है और विड्थ अननोन है। ठीक है जी, अज्यूम कर लेते हैं कि ये हाइट है और ये विड्थ है। हाइट आपको 24 गिवन है, विड्थ अननोन है और एरिया आपको बताया हुआ है 360। सो अगर एरिया 360 है, दैट मीन्स 24 टाइम्स विड्थ इज 360, तो विड्थ आपकी निकल आएगी 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। वंस यू फिगर्ड आउट के विथ 15 सेंटीमीटर्स है, क्वेश्चन बता रहा है विड्थ ऑफ द मोजाइक इज मेड ऑफ 5 स्क्वायर टाइल्स, तो विड्थ पे आपकी 5 टाइल्स फिट आ रही हैं। 5 स्क्वायर टाइल्स फिट आ रही हैं, 1 2
3 4 और 5, 5 स्क्वायर टाइल्स फिट आ रही हैं। अगर 5 स्क्वायर टाइल्स फिट आ रही हैं तो हर टाइल की लेंथ निकालने के लिए आप 15 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हर टाइल की लेंथ आ जाएगी 3। ठीक है जी, एंड सिंस दिस इज अ स्क्वायर टाइल, अगर उसकी लेंथ 3 है तो उसकी विड्थ भी 3 होगी। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर टाइल, तो एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट्स बेसिकली 9। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इंटीजर whose square and cube are same as the number। थोड़ा सा फ्रेजिंग क्वेश्चन की ऑकवर्ड है। फाइंड द इंटीजर whose square and cube are the same as the number। सो ऐसा इंटीजर ढूंढना है जिसका स्क्वायर और क्यूब उसके उससे सेम हो। वैसे तो ये सवाल आप आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बैकडोर अप्रोच, कि भाई अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा तो बैकडोर अप्रोच कर लें, एंड वन ऑफ द बैकडोर अप्रोचेस इज टू ट्राई द आंसर ऑप्शंस, बैक सॉल्विंग। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वरना आप सोच सकते हैं कि भाई कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर और क्यूब उस इंटीजर के बराबर हो। तो जीरो इज वन ऑफ दोज इंटीजर्स। जीरो का स्क्वायर करें वो भी जीरो आता है, जीरो का क्यूब करें वो भी जीरो आता है। एंड वन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज इंटीजर्स, वन का स्क्वायर वन आता है, वन का क्यूब भी वन आता है। सो इस केस में आपका आंसर वन हो जाएगा, बिकॉज वन का स्क्वायर और वन का क्यूब दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, अगर आप बाकी ऑप्शंस ट्राई करेंगे तो उनका स्क्वायर और क्यूब बराबर नहीं होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ये समझ लें कि भाई वैसे तो ये सवाल अलजेब्रा का है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का है। एंड एज वी गो अलोंग हम कोशिश करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी टाइप का सवाल है। बट इस सवाल के बारे में ये समझ लें कि दिस इज अ टाइम सकर। सो वैसे तो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा ये सवाल, बट जब इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है और आपका एक मेंटल बैरियर हिट हो जाता है कि जी ये सॉल्व नहीं हो रहा या ये लंबा लग रहा है, तो यू स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच अ क्वेश्चन। ठीक है जी, ट्राई टू फिगर आउट इजियर क्वेश्चंस। इतने टाइम में, जितने टाइम में आप ये करेंगे उतने टाइम में आप 2 से 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो व्हाई वुड यू वांट टू डू दिस फर्स्ट। ठीक है, ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसमें तुम्हें गिवन क्या है, इसमें तुम्हें पहली इक्वेशन गिवन है k इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x प्लस z। फिर आगे लिखा हुआ है k इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z प्लस y। और फिर आगे लिखा हुआ है k इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है जी, अब पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस सवाल में मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट यू डू इज, आप इस x प्लस जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो योर इक्वेशन, योर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स k इंटू एक्स प्लस जी इज इक्वल टू y। अच्छा, अब आप ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद आप, अच्छा यहाँ तक चलें, ब्रैकेट खोल के फिलहाल सब सब इक्वेशंस के साथ ऐसा ही करते हैं कि सबके ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ठीक है जी, लेट्स डू दैट। सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी k इंटू जी प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये बन जाएगा के जी प्लस के वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन पे जाने से पहले आप सिंपली ये देख लें कि फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन को लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप नोटिस करें के जी कॉमन है। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर यू गाइस ओवर हियर, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि दोनों इक्वेशंस में के जी कॉमन एलिमेंट है। तो ऐसा करें जी, के जी को आइसोलेट कर दें। तो पहली इक्वेशन में जब के जी को आइसोलेट कर देंगे, ये बन जाएगा के जी इज इक्वल टू y माइनस के एक्स। ठीक है जी, और दूसरी इक्वेशन में जब के जी को आइसोलेट कर देंगे तो ये बन जाएगा के जी इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई। तो ये हमने लेबल कर दी एज इक्वेशन 1, ये हमने लेबल कर दी एज इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब एक काम करो, जब दोनों इक्वेशंस के जी के बराबर हैं, दैट मीन्स y माइनस के एक्स
should be equal to x minus ky. What do you do next? y को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और ky को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। अब माइनस के कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पर भी आ जाएगा जी x माइनस वाई। ठीक है जी, x माइनस वाई कैंसिल कर दो तो माइनस के इज इक्वल टू वन हो जाएगा, k इज इक्वल टू नेगेटिव वन हो जाएगा। तो k की पहली वैल्यू आ गई नेगेटिव वन। वैसे तो अगर तुम आंसर ऑप्शंस में देखो तो नेगेटिव वन वाला एक ही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो यू कैन सिंपली मार्क ए एंड मूव फॉरवर्ड। बट अगर तुम्हारे जहन में ये आ रहा है कि यार ये दूसरा आंसर हाफ कैसे आया, तो फिर अब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बनाई है, अब थर्ड इक्वेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन में। सो व्हाट डू वी डू, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट के इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अच्छा जी, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू जेड। तो के वाई बन जाएगा जेड माइनस के एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थ्री। अब आपने करना क्या है, आपने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो आपने इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। लेट्स डू दैट ओवर हियर। इक्वेशन वन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है के जी, इक्वेशन टू में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है के जी, और इक्वेशन थ्री में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है के वाई। और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन वन में है y माइनस के एक्स, इक्वेशन टू में है x माइनस के वाई, और इक्वेशन थ्री में है z माइनस के एक्स। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल ब्रैकेट राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट खोल देंगे, तो उल्टे हाथ पे आ जाएगा टू के जेड प्लस के वाई इज इक्वल टू, सीधे हाथ पे आ जाएगा y माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स बन जाएगा माइनस टू के एक्स, एंड देन यू हैव प्लस एक्स, देन यू हैव प्लस जेड, और एक माइनस के वाई इधर बच गया। अच्छा, अब सारे के वाले टर्म्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा टू के जेड प्लस टू के वाई प्लस टू के एक्स, और राइट हैंड साइड पे बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब क्या करोगे, टू के अगर कॉमन निकाल लो यहाँ पर तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, और इस साइड पे भी ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा टू के इज इक्वल टू वन, विच मीन्स के इज इक्वल टू वन अपॉन टू, दैट्स हाफ। ये दूसरा आंसर आ गया। सो पहला आंसर के का, पहली के की वैल्यू आ गई नेगेटिव वन, दूसरी वैल्यू आ गई हाफ। योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए, नेगेटिव वन एंड हाफ। सो यू कैन क्लियरली सी कि भाई काफी लंबा सवाल है। यही वर्किंग अगर तुम एग्जाम में करोगे, पहली बात है यू माइट नॉट बी एबल टू नेविगेट योर वे थ्रू टू द एंड ऑफ द सोल्यूशन। तो काफ़ी टाइम ज़ाया करोगे, कहीं जाके डेडलॉक तुम हिट कर जाओगे, फिर दूसरा तरीका ट्राई करोगे, तो काफ़ी टाइम इस पे वेस्ट होगा। और इस एक सवाल की जगह तुम एग्जाम में दो या तीन क्वेश्चंस कम से कम और कर सकते हो। तो आइडियली यू शुड स्किप दिस क्वेश्चन, लीव इट फॉर द एंड। अगर एंड में टाइम बच जाए देन कम बैक टू इट। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम सका। ठीक है जी, एंड एज आई सजेस्टेड कि भाई आपने टाइम सकर्स स्किप करने। ठीक है जी, सो मेक श्योर के एग्जाम में इजी क्वेश्चंस पहले करें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर फोर। In an evenly spaced series with R, S, T, U, and V, if V is equal to 10 and S is equal to 5.5, what is the value of R? अच्छा, अगर ये evenly spaced series है, इसका मतलब है कि टर्म्स के बीच में जो गैप है वो बराबर है। सो बेसिकली तुम्हें एग्जामिनर ये बताना चाह रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा है, और उसने क्लियरली बताई नहीं है, बट वो ये कहना चाह रहा है कि जो पांच टर्म्स हैं ये इसी ऑर्डर में गिवन है।
यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म आर है, सेकंड टर्म एस है, थर्ड टर्म टी है, फोर्थ टर्म यू है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा पावर पॉइंट जो है वो क्रैश कर गया था। कमिंग बैक टू द स्क्रीन। ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग यू, ये आपके सामने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी ये पांच टर्म्स हैं, आर एस टी यू वी। और इसमें तो मैं क्लियरली बताया हुआ है कि भाई एस इज़ 5.5। अच्छा, बॉटम लाइन ये है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप इसके अंदर जो पहली टर्म है आर, इसको आप या तो T1 लेबल कर दें, दैट्स द फर्स्ट टर्म, या फिर ए लेबल कर दें, ए ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म को लेबल कर दें ए, सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस थ्री डी, एंड फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस फोर डी। जब तुम्हें ये बताया हुआ है कि भाई v की वैल्यू 10 है तो a प्लस फोर डी इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट बताया हुआ है s की वैल्यू 5.5 है, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 5.5। तो बेसिकली ये सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, APGP का है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो a और दो इक्वेशंस आ गई, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। जब a और d की वैल्यूज आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। ठीक है जी। So let's quickly solve these. A माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4d माइनस डी बच जाएगा 3d। 3d इज इक्वल टू 4.5, डी की वैल्यू आ जाएगी 1.5। जब डी की वैल्यू आ गई 1.5 तो सेकंड इक्वेशन के अंदर डी की जगह पे 1.5 प्लग इन करो और माइनस करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। सो यू कैन सी के रीजनेबली आसान सवाल है, बहुत कंफर्टेबली 1 मिनट में हो जाएगा। हावेवर इसी सवाल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम वेस्ट ना करें तो आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह के मेंटल शॉर्टकट्स जहन में रखने पड़ेंगे ताकि आप जो है वो हर सवाल को लंबे तरीके से या प्रॉपर तरीके से ना करें, बल्कि टाइम सेव करें। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर ये पांचों टर्म्स जो तुम्हें दी हुई हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस बराबर है, और तुम्हें ये बताया हुआ है कि भाई अगर इनके बीच में डिस्टेंस बराबर है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में जो टर्म्स होती हैं, अगर एक काम करते हैं भाई, इन दो के बीच में अगर डिस्टेंस डी है तो इन दो के बीच में डिस्टेंस डी हो जाएगा, और इन दो के बीच में डिस्टेंस डी हो जाएगा, और इन दो के बीच में डिस्टेंस डी हो जाएगा। ठीक है। और एस की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 5.5, और वी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, वी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 10। तो इन दो के बीच में जो गैप है 5.5 और 10 के बीच में, वो 4.5 का गैप है, और वो गैप बराबर है 3d के। सो बॉटम लाइन ये है कि 3d इज इक्वल टू 4.5, विच मीन्स d इज इक्वल टू 1.5। जब हमने ये निकाल लिया कि d की वैल्यू 1.5 है तो s की वैल्यू तो हमें पता ही थी 5.5, और r जो है वो उससे d d यूनिट्स बैकवर्ड है, यानी कि 1.5 यूनिट्स पीछे है। तो 5.5 में से अगर 1.5 यूनिट्स पीछे आ जाए, माइनस कर दें, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी। सो आई हैव गिवन यू टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, दोनों तरीके सिमिलर हैं। पहले तरीके में मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे तरीके में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम सेव करके बहुत सारी चीज़ें मेंटली कर लूँ ताकि जल्दी मेरा आंसर आ जाए। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पांचवे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देर आर 40 फिशेज इन अ पॉन्ड, एक्स आर गोल्डन एंड द रेस्ट आर वाइट। 20 more golden fishes are added to the pond, after which the probability of catching a goldfish doubles. All right, find x. So probability का वर्ड आ गया तो इससे आपको काफ़ी तौर पे वाजे हो गया कि ये probability का सवाल है। ठीक है जी। क्वेश्चन में इनिशियली बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ फिश जो हैं दैट इज 40, और इस टोटल 40 के अंदर जो गोल्डन फिश हैं या गोल्ड फिश हैं उनकी क्वांटिटी है एक्स। तो रिमेनिंग जो फिश बच गई उनकी क्वांटिटी आप वाई भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप 40 माइनस एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो ओरिजिनली
ओरिजिनली अगर हम कहें कि जी गोल्ड फिश की प्रोबेबिलिटी निकालो, सो गोल्ड फिश की probability of getting a goldfish, originally this was x out of 40, number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि 20 मोर गोल्ड फिश आर एडेड। जब 20 गोल्ड फिश और ऐड हो गई तो ऑटोमेटिकली 20 टोटल में भी बढ़ गया, टोटल भी 20 से बढ़ गया। अब वो कह रहे हैं अब अगर गोल्ड फिश की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, तो अब गोल्ड फिश की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट्स x प्लस 20 अपॉन 60। सो गोल्ड फिश की पहले जो प्रोबेबिलिटी थी, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। सो जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी, इसे हम P1 लेबल कर देते हैं। और फिर गोल्ड फिश जब हमने कुछ ऐड कर दी तो जो बाद में गोल्ड फिश की प्रोबेबिलिटी आ गई उसे हम P2 लेबल कर देते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई आफ्टर यू added these 20 more goldfish, the probability of catching a goldfish will double, यानी कि जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है वो पहली वाली प्रोबेबिलिटी के मुकाबले में डबल है। सो पहली वाली प्रोबेबिलिटी को जब डबल करोगे तो वो सेकंड प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। पहली वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, x/40। इसको जब डबल करोगे तो वो सेकंड प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, x + 20/60। तो ये इक्वेशन आपने बनानी थी। वंस यू मेड इट, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। लेट्स डू दैट। 2 1s are 2 20s are 60 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड पे ले आओ। तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 1 एंड 20 टाइम्स 3। तुम्हारी इक्वेशन बन गई 3x इज इक्वल टू x + 20, which if you simplify this it becomes 2x is equal to 20 and hence x is equal to 10। ठीक है जी, x की वैल्यू 10 आ गई, which means the answer is option B। All right, let's move forward to question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है a painter will paint n walls। अच्छा जी, a painter will paint n walls with the same size and shape in a building using a specific brand of paint। The painter's fee can be calculated by the expression NKAH। तो हो क्या रहा है, पेंटर की फी निकालने के लिए तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। The painter's fee is calculated by the expression NKAH, यानी कि बेसिकली ये चार वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इससे पेंटर की फी निकाल रही है। अच्छा, एन क्या है, एन के बारे में हमें बता दिया भाई, एन इज द नंबर ऑफ वॉल्स। ठीक है, एन इज द number of walls। K is a constant unit. K is a constant with units of dollars per square foot. So K क्या है? K is basically dollars per square foot. यानी कि this is the cost that you are going to pay that you are going to pay to the painter per square foot। A क्या है? A is the length in feet of each wall। So A जो है that's the length of each wall in feet and h is the height of each wall in feet। बेसिकली इस सवाल में सॉल्व कुछ खास नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो ये समझाने के लिए मैं सारी थियोरी लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम में आप ये स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहे होंगे, आप ये सारी चीज़ें बस समझ रहे होंगे, मेंटली पिक कर रहे होंगे। If the customer asks the painter to use a more expensive brand of paint, which of the factors in the expression would change? अब सवाल यही पूछ रहा है कि भाई अगर कस्टमर कहता है कि भाई और महंगा पेंट लगाओ तो कौन सा वाला वेरिएबल या कौन सा वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा। अगर अगर
आप महंगा वाला पेंट यूज करते हैं तो उससे नंबर ऑफ वॉल्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी कि एन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। जब उससे एन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो ऑप्शन एन को आप रूल आउट कर दें, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट द आंसर। जब आप महंगा वाला पेंट यूज करेंगे तो उससे लेंथ ऑफ ईच वॉल पे कोई फर्क नहीं आएगा, उससे हाइट ऑफ ईच वॉल पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब आप महंगा वाला पेंट यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट पर स्क्वायर फुट बढ़ जाएगी। सो आपसे यही पूछ रहे हैं कि जब आप महंगा वाला पेंट यूज करेंगे तो कौन सा वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, सो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट पर स्क्वायर फुट बढ़ जाएगी, विच मीन्स वेरिएबल के विल चेंज। बहुत ही बेसिक सवाल था, आप नोटिस कर सकते हैं इसमें से कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो देखने में लंबा लगता है, 5 लाइंस हैं तो लग रहा है कि काफी लंबा सवाल है, लेकिन सॉल्व आपने पूरा मेंटली करना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है जी। और इस तरह के सवाल की अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सैट के कंटेंट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है 48 children went on a picnic. 6 had one sibling each. 9 had 2 siblings each. 4 had 3 siblings each. The rest had no sibling. How many families went on a picnic? अच्छा, इस सवाल के बारे में ये बता दूं कि ये जनरल वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें हल्की सी लॉजिक इन्वॉल्व है। सो ये सवाल कोई बहुत लंबा सवाल नहीं है, बट लॉजिक की वजह से स्लाइटली चैलेंजिंग बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रहे हैं कि भाई, पहले एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको ये सारा डेटा समझ आ जाए। यहाँ पे हमने लिख दिया जी नंबर ऑफ फैमिलीज, यहाँ हमने लिख दिया जी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, और इसके बाद हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 48 चिल्ड्रन थे टोटल ऑन द पिकनिक। 6 बच्चे ऐसे थे जिनका वन सिबलिंग था। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर सकते हैं, एक पॉसिबल मिस्टेक जो कर सकते हैं वो ये है कि वो कहेंगे अच्छा 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें बच्चों का एक एक सिबलिंग है। ठीक है, तो एक गलती ये है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि यार 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें वन चाइल्ड पर फैमिली, लेकिन वन चाइल्ड नहीं है। ये 6 फैमिलीज ऐसी हैं, या जितनी भी फैमिलीज हैं, अभी मैं उस बात पे आता हूँ। तो ये वो फैमिलीज हैं जिसमें हर बच्चे का एक सिबलिंग है। सो अगर अगर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सिबलिंग है ईच, एक काम करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। सो लेट्स सपोज ये 6 बच्चे हैं A B C D E F, जिनका एक सिबलिंग है। सो अज्यूम कर लो A और B भाई भाई हैं। तो ये पहला बच्चा है जिसका एक सिबलिंग है, और ये दूसरा बच्चा है जिसका एक सिबलिंग है। सिमिलरली अज्यूम कर लो C और D भाई भाई हैं। तो ये तीसरा बच्चा है जिसका एक सिबलिंग है, C का एक ही सिबलिंग है D, और D का एक ही सिबलिंग है C। सिमिलरली E का एक ही सिबलिंग है F, और F का एक ही सिबलिंग है E। सो अगर A एंड B ब्रदर्स हैं तो इन दोनों का एक एक सिबलिंग है। सिमिलरली C एंड D ब्रदर्स हैं तो इन दोनों का एक एक सिबलिंग है। E एंड F ब्रदर्स हैं तो उन दोनों का एक एक सिबलिंग है। यानी कि बेसिकली जब हम ये बात कर रहे हैं कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक एक सिबलिंग है, सो हम कहना ये चाह रहे हैं कि 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दो दो बच्चे हैं। और जब उन तीन फैमिलीज के अगर दो दो बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को देखें तो उसका एक ही सिबलिंग है, और दूसरे बच्चे को देखें तो उसका भी एक ही सिबलिंग है। तो दैट्स द लॉजिक दैट यू हैव टू पिक ओवर हियर। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस, 3 फैमिलीज हैं जिनके दो दो चिल्ड्रन ईच हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 6, और ये नंबर हमारे इससे मैच कर रहा है। ठीक है जी। लेट्स डू दिस अगेन, अगली लाइन को पढ़ लें जी। 9 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके दो दो सिबलिंग्स हैं ईच। सो अगर 9 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके दो दो सिबलिंग्स हैं, मैं अगली स्क्रीन पे ये डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज 9 चिल्ड्रन है A B C D E F एंड G H I। सो
ये पहला बच्चा है जिसके दो सिबलिंग है, तो अगर हम इन तीनों को एक साथ एक ही फैमिली में ब्लॉक कर दें, ये तीनों बच्चे एक ही फैमिली में हैं, यानी कि ये तीनों भाई बहन हैं, तो ए के भी दो सिबलिंग्स हैं, बी के भी दो सिबलिंग्स हैं, और सी के भी दो सिबलिंग्स हैं। सिमिलरली ये तीनों भाई बहन हैं आपस में, डी ई एफ, तो डी के भी दो सिबलिंग्स हैं, ई के भी दो सिबलिंग्स हैं, एफ के भी दो सिबलिंग्स हैं, एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर जी एच आई। सो बेसिकली तीन फैमिलीज ऐसी हैं जिनके तीन तीन बच्चे ईच हैं। सो यू हैव थ्री फैमिलीज जिनके तीन तीन बच्चे ईच हैं। 9 चिल्ड्रन हो गए इन टोटल, और ये नंबर हमारे इस नंबर से मैच कर गया जी। आगे बढ़ जाते हैं। चार बच्चे ऐसे हैं जिनके तीन सिबलिंग्स हैं ईच, तो वो चारों एक ही फैमिली के हैं, बिकॉज चार बच्चे ऐसे हैं, ए बी सी डी, जिनके तीन सिबलिंग्स हैं। तो अगर ये चारों एक ही फैमिली के हैं, तो ए के भी तीन सिबलिंग्स हैं, बी के भी तीन सिबलिंग्स हैं, सी के भी तीन ही सिबलिंग्स हैं, और डी के भी तीन ही सिबलिंग्स हैं। सो बेसिकली ये चारों बच्चे एक ही फैमिली में हैं, ये चारों बच्चे भाई बहन हैं। सो एक फैमिली ऐसी है जिसमें चार बच्चे हैं। ठीक है जी। सो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 4। ये सारे नंबर्स आप नोटिस करें मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक बच्चा है, वो नहीं बताया हुआ, और वही लिखा हुआ है द रेस्ट हैड नो सिबलिंग, यानी कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सिबलिंग नहीं है, यानी कि वो एक एक बच्चा है, उनका कोई भाई बहन नहीं है। और वो कितनी फैमिलीज है, दैट वी डोंट नो। अच्छा, अब हमें बताया हुआ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 48। सो अगर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 48 है, तो आपने करना क्या है कि आपने पहले इन तीनों नंबर्स को ऑब्वियसली ऐड करना है, 6, 9 एंड 4, कि अब तक टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए। वंस यू ऐड दीज नंबर्स यू सी कि जी अब तक जो टोटल आ रहा है दैट इज 19। अगर 19 है तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए ताकि टोटल 48 हो जाए, तो 48 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 29। अच्छा, अब 29 बच्चे हैं, तो और ये सारे के सारे सिंगल सिंगल बच्चे हैं, तो 29 फैमिलीज ऐसी होंगी जिसमें एक एक बच्चा होगा। 29 × 1 इज गोइंग टू गिव यू 29। ठीक है जी। सो अब तुमसे पूछ रहे हैं कितनी फैमिलीज पिकनिक पे गई। सो व्हाट डू यू डू, इस सबको ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ऑन द पिकनिक आ जाएंगी, दैट्स गोइंग टू बी 36। ठीक है जी। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई बहुत चैलेंजिंग टेबल नहीं है, बट लॉजिक इस सवाल की चैलेंजिंग है। ये जो डेटा मैंने अगली स्क्रीन पे बनाया, ये चीज़ पिक करना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है इन दी एग्जाम। एज आई मेंशन कि भाई टेस्ट में हमेशा इजी मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चंस मिक्स्ड होंगे, सो यू नीड टू पिक एंड चूज योर क्वेश्चंस। ठीक है जी। आपको शुरू के 15 या 20 मिनट में अगर आप इजी एंड क्विक क्वेश्चंस निकाल के कर लें, तो आपको पेपर में हेड स्टार्ट भी मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ रूफटॉप्स विद सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस इन 5 cities is shown in the graph above. If the total number of installations is 27,500, what is an approximate appropriate label for the vertical axis? ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेबल आना चाहिए। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि ये अगर एक्स एक्सिस पे आपको सिटीज दिए हुए हैं, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए, और सारी ऑप्शंस में नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सारे ऑप्शंस हैं, एक में ऑप्शंस में नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस दिए हुए हैं इन टेंस, एक में इन हंड्रेड्स, एक में इन थाउजेंड्स, एक में इन 10,000। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं पहले तो इनको ज़रा लिख के ऐड कर लेते हैं कि ये ग्राफ के मुताबिक हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। तो सिटी ए में यू हैव 9 इंस्टॉलेशंस, सिटी बी में 5, सिटी सी के अंदर 6, सिटी डी में 4, एंड सिटी ई में 3.5 इंस्टॉलेशंस। ये सारे नंबर्स को अगर हम ऐड कर लें, 9 + 5 + 6 +4 + 3.5, दैट्स 10, 19, 24, 27.5 टोटल आ रहा है जी हमारे पास। टोटल आ रहा है 27.5 इंस्टॉलेशंस, और सवाल में दिया हुआ है कि टोटल इंस्टॉलेशंस हैं 27,500। तो हम कितने टाइम्स करेंगे इसको, हम 1000 टाइम्स करेंगे, विच बेसिकली मीन्स कि टोटल इंस्टॉलेशंस जो हमें दी हुई हैं
ये किस में दी हुई है, ये इन थाउजेंड्स दी हुई हैं, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 में दिया है, Wasim is a mechanic who gets a number of generators to repair every week. He calculates the leftover generators per week by the equation G is equal to 25 minus 2D, where G is the number of generators left over and D is the number of days worked. What is 25? अच्छा जी, ये सवाल तो हमने क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। ये उस चैप्टर से है जिसे हम कहते हैं एक हमने एक हमने क्या था कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स, और एक हमने क्या था इंटरप्रेटिंग लीनियर मॉडल्स। तो ये इंटरप्रेटिंग लीनियर मॉडल्स का सवाल है, ठीक है जी। सो आपके सामने एक लीनियर मॉडल दिया हुआ है, आपको सिंपली इंटरप्रेट करना है कि भाई कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम ये बात ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, मैं अभी आपके सामने लिख भी देता हूँ कि अगर एक लीनियर मॉडल आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि c जो है वो यूजुअली इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। ठीक है। सो इसी बात को जहन में रखते हुए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन हमें दी हुई है g इज इक्वल टू 25 माइनस 2d। अगर मैं चाहूँ तो माइनस 2d को पहले लिख दो और प्लस 25 को बाद में लिख दो, तो ये तुम्हारा c है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये तुम्हारा c है, यानी कि ये तुम्हारा इनिशियल अमाउंट है, यानी कि ये स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। लेट्स सी कौन से ऑप्शन में हमें ये बताया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25। 25 इज द इनिशियल अमाउंट, यानी कि इट इज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। तो वो कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है, वो ऑप्शन बी में गिवन है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि भाई m क्या होता है, m इज द चेंज इन y व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। यानी कि बेसिकली यहाँ पर m कितना है, m -2 है। तो अगर सवाल पूछता है ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ द चेंज इन y, यानी कि इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट व्हेन द when x increases by 1 यूनिट, यानी कि when the number of days increase by 1 यूनिट। तो घुमा फिरा के अगर हम इसका अगर मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, सो -2 क्या है, -2 इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स दैट यू आर रिपेयरिंग एवरी डे। बिकॉज हर दिन आप नोटिस करें कि आपके नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर 2 से डिक्रीज हो रहे होंगे, यानी कि आप हर दिन दो दो जनरेटर रिपेयर कर रहे हैं। सो 25 जो है स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स है, और डी जो है वो नंबर ऑफ जनरेटर्स रिपेयर्ड पर डे है। इस तरह के सवाल को करने का एक तरीका और भी होता है, जिन जिन लोगों को ये इंटरप्रेटिंग लीनियर मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ नहीं आता या जिनको कंफ्यूजन होती है, उनके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप क्या करें, आप इस वाली इक्वेशन में पहले x को ज़ीरो डाल दें, यानी कि d को ज़ीरो डाल दें। जब d को ज़ीरो डालेंगे तो आपके पास जनरेटर g की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस ज़ीरो, दैट्स 25। और जी क्या है, जी इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर। सो यानी कि जब 0 डेज गुजरे हैं तो नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर हैं 25। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स थे 25। फिर आप D1 कर दें, एक दिन गुजर गया, जब एक दिन गुजर गया नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर हो जाएंगे 25 माइनस 2, दैट्स 23। अगर D को 2 डाल दें, एक दिन और गुजर गया, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर हो जाएंगे 25 माइनस 4, दैट्स 21। सो अगर आपसे पूछते हैं भाई 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई हर दिन जो गुजर रहा है उसमें दो जनरेटर्स चेक हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, इसी वजह से नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट ओवर 2 से डिक्रीज हो रहा है। सो 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स बीइंग रिपेयर्ड एवरी डे। Alright, I hope this is clear to everyone. Let's quickly move forward to question number 10. Question number 10 ये पूछ रहा है, find the sum of the first 10 terms of this sequence. तुम्हारे सामने एक सीरीज दी हुई है, उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। पहले तो अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर दो कि किस तरह की सीरीज है, तो तुम्हारे लिए जो है वो वर्किंग आसान हो जाएगी। और अगर तुम वैसे नहीं करते तो तुम फिर सीरीज को कंटिन्यू करके 10 टर्म्स लिख दो और ऐड कर दो, जो कि लंबा तरीका है। सो इफ वी हैव अ क्लोज लुक, हमें नजर आ रहा है पहली टर्म 1 है, नेक्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 9 है, नेक्स्ट टर्म 27 है, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर हम पैटर्न स्पॉट करने की कोशिश करें तो हमारी टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई हो रही हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस।
जिसकी बेसिस पे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसकी पहली टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 3 है। इफ़ यू नो दिस डेटा, हमसे मांगा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, जिसका फॉर्मूला होता है ए। मैं पहले आपके लिए फॉर्मूला साइड पे लिख देता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए r power n minus 1 divided by r minus 1. This is the formula for the sum of n terms of a GP. अगर आप ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, दैट्स गोइंग टू बी ए की जगह 1 आएगा, रेशियो की जगह 3 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 10 आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दैट्स 3 माइनस 1। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हो सकता है कि आईबीएम में जब ये सवाल आए तो आंसर ऑप्शंस इसी फॉर्म में दिए हुए हो। अगर इसी फॉर्म में नहीं दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो फिर तुम्हें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे पावर्स हमारी क्लासेस में याद किए थे। हमने कहा था 2 के पावर्स याद कर लें, 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 10 तक। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि 3 के पावर्स आप याद कर लें, 3 पावर 1 से लेकर 3 पावर 6 तक। 3 पावर 6 तक अगर आपको याद है, दैट 729। तो 3 पावर 7 जनरेट करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 पावर 8 जनरेट करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इफ़ यू कीप डूइंग दैट, 3 पावर 10 की वैल्यू आ जाएगी 59,049। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। -1 करें, डिवाइड बाय 2 करें, ये बन जाएगा 59,048 का आधा। 59,048 को आधा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29,524। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आप समझ सकते हैं, वो ये है कि हमने रिपीटेडली ये बात डिस्कस की है कि यू कैन यूज़ द आंसर ऑप्शंस टू योर एडवांटेज। जब आपको इस बात की सेंस हो जाएगी कि 3 पावर 10 काफ़ी बड़ा नंबर है, उसमें से 1 माइनस करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रीजनेबली बड़ा आंसर आएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में से गेस करना चाहें तो वी कैन सी दैट डी इज probably what we are looking at। तो हम अंदाजे से भी डी मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब थ्री पावर 10 निकालने का एक तरीका और भी है कि आप 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 कर दें, दैट्स 243 इंटू 243। 200 इंटू 200 होता है 40,000, तो ये 40,000 से बड़ा आएगा, मे बी 50,000, मे बी 60,000। ठीक है। तो 40,000 से बड़ा आएगा, जब उसको आधा करेंगे, -1 करके जब आधा करेंगे तो 20,000 से बड़ा ही आंसर आएगा। जब 20,000 से बड़ा ही आंसर आएगा तो डी आंसर है। तो इस तरह की एस्टिमेशन, यू शुड बी प्रिपेयर टू डू दिस काइंड ऑफ एस्टिमेशन इन द आईबीए टेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। When freezing, water increases its volume by 1 over 11. By what part of its volume will ice decrease when it melts and turns back into water? So basically वो ये बता रहे हैं कि जब आइस जब जब पानी फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम 111 से बढ़ जाता है। एक काम करो, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनली तो पानी था, तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम अस्यूम कर लो ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 का कोई भी मल्टीपल ले लो। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओरिजिनल वॉल्यूम को 11 सपोज कर लेता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इस वाटर को फ्रीज करके आपने आइस बना दिया, तो वॉल्यूम जो है 111 से बढ़ जाएगा। 11 का 111 अगर हम निकालेंगे वो आएगा 1। 11 टाइम्स 111, ये आ जाएगा 1। सो 111 से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि 1 से बढ़ जाएगा। सो द न्यू वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 11 + 1, दैट्स 12। बहुत ही बेसिक सी मैथ है ये तो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई जब आइस दोबारा से मेल्ट होकर पानी बनेगी तो वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शन डिक्रीज आएगा। तो अगर आइस दोबारा से मेल्ट होकर पानी बनेगी तो आपका वॉल्यूम 12 से इट्स गोइंग बैक टू 11। तो डिक्रीज कितने से हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 1 से। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 12। बेस वैल्यू 12 है। सो डिक्रीज का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। So I hope this is clear to everyone. Let's move forward to question number 12. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 बी चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल टू चूज अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर? वैसे तो कमेटी का वर्ड आ रहा है तो हमें लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन जब
आगे जाके हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो 10 लोगों में से एक प्रेसिडेंट चूज करना है, एक सेक्रेटरी चूज करना है, एक ट्रेजरर चूज करना है। क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल हम बहुत दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि भाई जिन लोगों को चूज कर रहे हैं उनमें उनमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उनमें हायरार्की बना रहे हैं। और जब उनमें हायरार्की बना रहे हैं तो इस केस में ऑर्डर मैटर करेगा, यानी कि ये परम्यूटेशन का सवाल है। अगर ये परम्यूटेशन का सवाल है तो अब आप क्या करेंगे, परम्यूटेशन का सवाल करने का बेस्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, ब्लैंक स्पेस मेथड। अगर तुम्हें एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक सेक्रेटरी चाहिए, एक ट्रेजरर चाहिए, तो तीनों के लिए एक एक ब्लैंक स्पेस लगा दोगे। प्रेसिडेंट के लिए यू हैव 10 ऑप्शंस। जब एक बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो बंदा सेक्रेटरी तो नहीं बन सकता, उस एक बंदे को अगर तुम हटा दो 10 में से, तो अब सेक्रेटरी के लिए यू हैव 9 ऑप्शंस। एक बंदा सेक्रेटरी बन गया, उसको भी हटा दो, ट्रेजरर के लिए यू हैव 8 ऑप्शंस। इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज जो हम बना सकते हैं दैट इज 720। द आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत इजी कैलकुलेशन है, 9 × 8 इज 72, इंटू 10 करेंगे 720 आ जाएगा। ठीक है जी। Let's move forward to question number 13. Cube A has a base area of 1, cube B has a base area of 4. दो क्यूब्स हैं, let me just draw this for you. ये पहला क्यूब है जी, और ये दूसरा क्यूब है जो कि डेफिनेटली बड़ा है। अच्छा, बाय द वे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो क्यूब्स होते हैं उनका बेस जो है वो स्क्वायर होता है। सो क्यूब ए जो है उसका बेस स्क्वायर है, उसका एरिया 1 है। अगर उसका एरिया 1 है तो उसकी साइड्स होंगी 1/1। ठीक है जी। और क्यूब बी का जो बेस है उसका एरिया 4 है। अगर उसका एरिया 4 है और उसकी साइड्स बराबर हैं तो उसकी साइड्स होंगी 2/2। सो क्यूब ए की साइड्स हैं 1/1, इसीलिए उसका बेस एरिया 1 है। और क्यूब बी की साइड्स हैं 2/2, इसीलिए उसका बेस एरिया 4 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द स्मॉलर क्यूब टू द लार्जर क्यूब, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल यू नीड टू कंप्लीटली फिल द लार्जर क्यूब। अब अगर स्मॉलर क्यूब से पानी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर कर रहे हैं लार्जर क्यूब में, बारी बारी बार बार क्यूब ए को भर रहे हैं और पानी ट्रांसफर कर रहे हैं क्यूब बी में, और क्यूब बी को कंप्लीटली फिल करना है। तो ये पानी भर रहे हैं, तो हमें इस सवाल में एरिया की बात नहीं की जा रही बल्कि वॉल्यूम की, कैपेसिटी की बात की जा रही है, यानी कि वॉल्यूम की बात की जा रही है। सो अब आप देख लें कि भाई क्यूब ए का अगर साइड्स 1 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 1 का क्यूब, दैट्स गोइंग टू बी 1। अगर क्यूब बी की साइड्स 2 हैं तो उसका वॉल्यूम होगा 2 का क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम हो जाएगा 8। सो अगर क्यूब ए का वॉल्यूम 1 है और क्यूब बी का वॉल्यूम 8 है, तो जब क्यूब 1 8 दफा भर के ट्रांसफर करेंगे क्यूब बी के अंदर तो क्यूब बी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। सो आपसे वो यही पूछ रहे हैं कि भाई कितनी दफा क्यूब ए को भर के क्यूब बी में ट्रांसफर करेंगे, 8 टाइम्स। बेसिकली क्यूब ए वाले 8 फिगर्स क्यूब बी के अंदर फिट आ सकते हैं। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये सवाल देखने में अजीब सा या मुश्किल लग रहा है, लेकिन इफ़ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन, लॉजिक प्रॉब्लम है और बहुत ही बेसिक सवाल है। इसमें दिया हुआ है, ऑन अ स्टैंडर्ड डाई द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। ओके। टू आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डाइस आर शोन इन द फिगर। दो डाइस को आपने बराबर बराबर में ऐसे स्टैक करके रख दिया है, ठीक है जी, ज्वाइन करके रख दिया। How many dots could there be on the non-visible right hand face marked with the question mark? अब हो क्या रहा है कि जो राइट वाला डाई है उसका जो राइट वाला फेस है उस पे क्या नंबर आ सकता है, ये तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है। सो जो राइट वाला डाई है उसका ये जो राइट वाला फेस है जो हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल, ये राइट वाला फेस जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो वो तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इस पे कौन सा नंबर आ सकता है। और ये वाले शेड पे 4 है, और ऊपर वाले शेड पे 3 डॉट्स विजिबल हैं, और आधा क्यूब, आधा डाई हमसे छुपाया हुआ है। तो इसका मतलब 3 डॉट्स उस पे और होंगे, यानी कि ऊपर वाले फेस पे जो डाई पे नंबर होगा वो होगा 6, और जो फ्रंट वाले फेस पे जो नंबर है दैट इज 4। अच्छा, अगर फ्रंट वाले फेस पे 4 है तो उसके ऑपोजिट साइड पे ऐसा नंबर होगा जो जिसको ऐड करके सम 7 आए, बिकॉज वो पहली लाइन में दिया हुआ है कि ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। तो अगर फ्रंट फेस पे 4 है तो बैक फेस पे 3 होगा, तो 4 एंड 3 ये फ्रंट एंड बैक पे आ जाएंगे।
तो ये राइट साइड पे तो नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर टॉप फेस पे 6 है तो बॉटम फेस पे 1 होगा, तो ये भी राइट साइड पे नहीं आ सकते। तो अगर 4 and 3 और 6 and 1 यूटिलाइज हो गए, तो अब कौन कौन से नंबर्स बच गए जो राइट साइड पे आ सकते हैं? 2 आ सकता है एंड 5 आ सकता है। तो हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि राइट साइड पे क्या आ सकता है? यू विल आइदर हैव अ 2 और अ 5, which means your answer will be option C। बहुत ही बेसिक सवाल है, लॉजिक क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस एट ऑल। अच्छा जी, क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। इसमें कह रहे हैं द शेडेड एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3। शेडेड एरिया तो मैं बता दिया भाई, √3 के बराबर है। और तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो तुमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मांगा हुआ है। ए बी सी क्या है? ए बी सी इज दिस एंटायर ट्राइंगल। इस पूरे ट्राइंगल का तुम्हें एरिया निकालना है। अच्छा, अब इस सवाल में वंस अगेन ज्योमेट्री के अगर तुम्हें रूल्स आते हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें बता दिया कि भाई ये जो शेडेड एरिया है इसका ये है √3। अब तुम्हें पिक ये करना है इस सवाल के अंदर कि भाई जो शेडेड ट्रायंगल है, शेडेड ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए बी ओ। तो अगर तुम ट्रायंगल ए बी ओ पे फोकस करो तो ए बी ओ का जो बेस है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस बेस को बी ले लो, ठीक है। और ए बी ओ की जो हाइट है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस हाइट को एच ले लो, ठीक है। अब राइट हैंड वाले ट्रायंगल को देखो, बी ओ सी। बी ओ सी की बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एग्जैक्टली सेम होगी ए ओ की बेस के। क्यों? क्योंकि ए ओ इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओ सी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो जो लेफ्ट वाले ट्रायंगल की बेस है, राइट वाले ट्रायंगल की बेस एग्जैक्टली सेम है, सेम बेस। और राइट वाले ट्रायंगल की अगर हम हाइट देखें तो हाइट भी एग्जैक्टली सेम है। सो अगर लेफ्ट वाले ट्रायंगल और राइट वाले ट्रायंगल की बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होगा। विच मीन्स कि अगर लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया है √3 तो राइट वाले ट्रायंगल का एरिया भी √3 होगा। लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू। लेफ्ट वाला ट्रायंगल का एरिया है √3 तो राइट वाले ट्रायंगल का एरिया भी √3 होगा। अब हमसे टोटल एरिया मांग रहे हैं ट्रायंगल का ए बी सी का, so that's going to be √3 plus √3 which is 2√3। वेरी बेसिक, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैव इक्वली मैनी डिजिट्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब। यानी कि बेसिकली हमसे वो क्या पूछ ये रहे हैं कि भाई कितने इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जीरो को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज जीरो इज नॉट पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटीजर्स को भी इग्नोर करेंगे। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर और क्यूब में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो, हैव इक्वली मैनी डिजिट्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब। ठीक है जी। सो कितने नंबर्स, कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जिसके स्क्वायर और क्यूब के नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है? अच्छा, अब जीरो से काउंट स्टार्ट नहीं करना, हमें वन से काउंट स्टार्ट करना है। सो लेट्स ट्राई काउंटिंग। वन का स्क्वायर देख लें और वन का क्यूब देख लें। वन का स्क्वायर होता है 1 और वन का क्यूब होता है 1। तो जितने डिजिट स्क्वायर में है एक डिजिट है, क्यूब में भी एक ही डिजिट है। सो 1 हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 को चेक कर लो भाई। 2 का स्क्वायर है 4 और 2 का क्यूब है 8। तो इसका स्क्वायर भी सिंगल डिजिट है और क्यूब भी सिंगल डिजिट है, तो ये भी काउंट हो रहा है। 3 को अगर देखोगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9 सिंगल डिजिट, और 3 का क्यूब आएगा 27 डबल डिजिट। तो स्क्वायर में एक डिजिट है, क्यूब में दो डिजिट्स हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 3 डज नॉट वर्क। 4 को चेक कर लो। 4 का स्क्वायर करोगे 16 डबल डिजिट, और 4 का क्यूब करोगे 64, ये भी डबल डिजिट। तो स्क्वायर में जितने डिजिट्स हैं क्यूब में भी उतने डिजिट्स हैं, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। इसके आगे जितने भी नंबर्स ट्राई करोगे वो सारे के सारे स्क्वायर में जितने डिजिट्स होंगे क्यूब में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ट्राई कर लो। 5 का स्क्वायर 25 डबल डिजिट, और 5 का क्यूब 125।
ट्रिपल डिजिट, 6 का स्क्वायर 36 डबल डिजिट, 6 का क्यूब 216 ट्रिपल डिजिट, 10 का स्क्वायर 100 ट्रिपल डिजिट, 10 का क्यूब 1000 फोर डिजिट्स। सो इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उनके स्क्वायर में और क्यूब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगे, यानी कि तीन ही नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तीन ही पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके स्क्वायर और क्यूब के नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं। हमारा आंसर हो गया 3 सच नंबर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन है, आप में से जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर्स क्यूब याद है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं सवाल को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है you have to find the smallest positive integer n for which 2 square, let me just write this down for you, 2 square minus 1 times 3 square minus 1 times 4 square minus 1 times, जरा जरा मैं इसको मिटा के लेफ्ट पे कर दूं because I might run out of space. So 2 square minus 1 times 3 square minus 1 times 4 square minus 1 times डॉट 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 डॉट, ये पैटर्न रिपीट करते जाओगे और आखिरी टर्म इस पैटर्न में आएगी n स्क्वायर माइनस 1। सो अब तुमसे कह रहे हैं कि भाई n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिस पे ये जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि ऑप्शंस प्लग इन कर दो और स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए तो स्मॉलेस्ट ऑप्शन से स्टार्ट करो a, बट मसला ये है कि जब तुम नंबर्स प्लग इन करोगे तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी और इनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। 2 स्क्वायर माइनस 1 तो बहुत आसान है, 4 माइनस 1 3, लेकिन अगला होगा 9 माइनस 1 8, अगला होगा 16 माइनस 1 15। इस तरह के अगर तीन चार नंबर्स और डाल दो कम से कम, और भी हो सकते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे। अब ये बता दूं, पहले से वार्निंग दे दूं कि यह सवाल चैलेंजिंग है, रिलेटिवली लंबा सवाल है। क्या करेंगे इस सवाल में? इस सवाल के लिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब दो सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर आता है। 2 इंटू टू इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इंटू फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 इंटू थ्री इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 इंटू सेवन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। सो उस बात को जहन में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं, बिकॉज 1 या 1 स्क्वायर बात तो सेम है, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे हर जगह पे जो 1 लिखा हुआ है ये 1 स्क्वायर कर, जब ये 1 स्क्वायर कर दोगे तो अब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसको आप ब्रेक करके ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो आप कर दें भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर अगले वाले को भी ब्रेक कर दें, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर अगले वाले को भी ब्रेक कर दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, एंड दिस विल कंटिन्यू till the last one, that's going to be a minus b n minus 1 and a plus b यानी कि n plus 1। अच्छा, अब जरा इनकी हम वैल्यूज लिखना शुरू करें। 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3। फिर 3 minus 1 is 2 and 3 plus 1 is 4। फिर 4 minus 1 is 3 and 4 plus 1 is 5, and so on so forth till you get to n minus 1 and n plus 1। अच्छा, अब क्या करेंगे आप इस पॉइंट के आगे? इस पॉइंट के आगे आप ऐसा करें कि आप ये वाले जो नंबर्स हैं ना जी, लेट मी जस्ट हाईलाइट दीज नंबर्स फॉर यू ताकि आपको सही से समझ आए। ये वाले जो नंबर्स हैं, मतलब हर प्रोडक्ट में जो पहली टर्म है उसको इकट्ठा कर लें। तो उसको इकट्ठा कर लेंगे तो पहला ब्रैकेट आ जाएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर से लेकर n माइनस 1 तक, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा होगा पहले ब्रैकेट में। ठीक है जी। और फिर दूसरी जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें एक साथ, कंबाइन कर दें उनको,
तो ये हो जाएगा 3 into 4 into 5 से लेके n+1 तक। तो ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3 into 4 into 5 into ... n+1 तक। अच्छा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, n+1 से पहले टर्म क्या होगी? n होगी। और n से पहले टर्म क्या होगी? n-1 होगी। अब अगर ये आप इन दो टर्म्स को देखें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो यू कैन क्लियरली सी कि भाई पहले वाले ब्रैकेट में 3 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 3 है, यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही 3 into 3। और पहले वाले ब्रैकेट में 4 है, दूसरे वाले ब्रैकेट में 4 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहले वाले ब्रैकेट में 5 होगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 5 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहले वाले ब्रैकेट में n-1 है, दूसरे वाले ब्रैकेट में n-1 है, ये भी सो बेसिकली ये टर्म्स, ये तो ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो रही है, इनकी दो दो दफा आ रही है, तो ये तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, अगर उसको तुम हटा दो, अगर तुम उसको हटा दो और उसको हटा के सोचो, तो पहले ब्रैकेट में 1 into 2 बच गया और दूसरे ब्रैकेट में n into n+1 बच गया। और तुम्हें देखना है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर कब आ रहा है, यानी कि बेसिकली इन तीनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर कब आ रहा है। अब अगर हम n की स्मॉलेस्ट वैल्यू ट्राई करें इस पॉइंट पे 6, बिकॉज अब हम ऑप्शंस को प्लग इन करके चेक कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन ए को प्लग इन करें 6, तो ये हो जाएगा 6 into 6+1, दैट 7 into 2। तो 6 into 7 into 2 बन जाएगा तुम्हारा 42 into 2 84। तो रिजल्ट आएगा 84, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। सो ऑप्शन ए डज नॉट वर्क। ऑप्शन बी को ट्राई कर लें, एन की वैल्यू ट्राई कर लें 8। एन की वैल्यू अगर ट्राई करेंगे 8, तो ये हो जाएगा n into n+1, यानी कि 8 into 9 72 करेंगे 144। 144 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। ए से नहीं हुई, बी से हो गई, सो बी इज द राइट आंसर। सो यू कैन सी ये चैलेंजिंग सवाल है, काफी दिमाग चलाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका देसी तरीका ये है कि जी आप इतनी ख्वारी ना करें, आप जो है वो 2² - 1, 3² - 1, 4² - 1, 5² - 1, 6²-1, पहले 6²-1 तक सारे नंबर्स देखें, मल्टीप्लाई करके देखें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। फिर उसके आगे 7² - 1, 8² - 1 लिखें, उन सबको मल्टीप्लाई करके देखें, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। सो ये कर सकते हैं, बट वंस अगेन ये भी लंबा तरीका है, नॉट एडवाइजेबल। बेहतर तरीका यही है, बट स्टिल ये चैलेंजिंग सवाल है, कंफ्यूजिंग सवाल है, इसमें स्टूडेंट्स फंस सकते हैं। ये रिलेटिव मुश्किल सवाल है, ये पहले गो में आपको एग्जाम में प्रॉबली नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसकी टेक्निक आती है जो मैं क्लास में तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। अच्छा जी, मैंने क्लास में ये पढ़ा था कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और अगर तुम उसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच देते हो, तो ऊपर वाले पोर्शन में अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो नीचे वाले पोर्शन में वही सेम 3 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर तुम उस ट्रायंगल को, इसमें एक लाइन बनाने की जगह अगर 2 लाइंस बनाते हो इक्वल डिस्टेंस पे, तो ऊपर वाले केस में अगर एक ट्रायंगल है, तो नीचे वही 3 आ जाएंगे ट्रायंगल्स, और उसके नीचे वही 5 आएंगे ट्रायंगल्स। सो नोटिस करो, ऊपर अगर एक ट्रायंगल है, तो नीचे सेकंड लाइन में 3 ट्रायंगल्स हैं, और नेक्स्ट लाइन में 5 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। पहली लाइन में एक ट्रायंगल है, दूसरी लाइन में 3 ट्रायंगल्स हैं, तीसरी लाइन में 5 ट्रायंगल्स हैं। अगली अगर इसके नीचे एक लाइन और ऐड कर दोगे, तो उसके अंदर 7 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इसके नीचे एक लाइन और ऐड कर दोगे, तो उसके अंदर 9 ट्रायंगल्स बनेंगे, और ये ऑड नंबर की सीरीज चलती जाएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है जो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, सो उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइंस पैरेलल टू द बेस डिवाइड each of the other two sides of the triangle shown into 10 equal segments.
व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया इज ग्रे। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली इसी ट्रायंगल को जूम कर दिया। जूम कर दिया, अब क्या करेंगे, अब नोटिस करो, अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है और अज्यूम कर लेते हैं ये जो टॉप वाला एक ट्रायंगल है इसका एरिया 1 है, ठीक है, टॉप वाले ट्रायंगल का एरिया अज्यूम कर लो 1, तो अगर ऊपर एक ट्रायंगल है तो सेकंड रो में इस तरह के 3 ट्रायंगल्स निकलेंगे, अगले रो में इस तरह के 5 ट्रायंगल्स निकलेंगे, अगले रो में इस तरह के 7 ट्रायंगल्स निकलेंगे, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17 एंड देन 19 ट्रायंगल्स, आखिरी रो में 19 ट्रायंगल्स निकलेंगे। अब इस सबका सम कर लो, टोटल ट्रायंगल्स कितने निकल रहे हैं। सम करने के मल्टीपल तरीके हैं, या तो ऐसे एज इट इज ऐड कर लो, या फिर ये 10 टर्म्स हैं और सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये और नंबर्स हैं, इसकी एवरेज मिडिल टर्म होगी, 9 और 11 के बीच वाली होगी एवरेज 10। एवरेज 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मल्टीप्लाई करोगे सम आ जाएगा 100। सो या तो इस जुगाड़ से सम निकाल दो या मैनुअली ऐड कर लो। इन एनी केस सम आ जाएगा 100, यानी कि इसमें 100 ट्राइंगल्स हैं और हर ट्राइंगल का एरिया 1 है, तो बेसिकली इस टोटल फिगर का एरिया 100 हो गया। मैंने अज्यूम किया था कि टॉप वाले ट्राइंगल का एरिया 1 है, ठीक है। सो बेसिकली इस टोटल फिगर का एरिया हो गया 100। अब शेडेड फिगर का जो है वो एरिया निकाल लो। शेडेड फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, पहली लाइन शेडेड है, उसमें एक ट्राइंगल है, दूसरी लाइन शेडेड नहीं है, तीसरी लाइन शेडेड है, उसमें 5 ट्राइंगल्स हैं। तो जो शेडेड लाइंस हैं उसका एरिया निकाल लो। इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया तो हम निकाल चुके हैं 100। शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, वंस अगेन ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किए ये नंबर्स ऐड कर लो, या इसकी भी जुगाड़ यूज कर लो। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, 9 इंटू 5, 45, शेडेड एरिया आएगा 45। और तुमसे पूछ रहे हैं शेडेड एरिया कितना परसेंटेज है टोटल एरिया का, तो तुम्हें करना है शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे तो खैर ये आप मेंटली भी पिक कर सकते थे, 45%। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। In a supermarket, there are two lines of tightly packed trolleys. The first line has 10 trolleys and is 2.9 meters long. The second line has 20 trolleys and is 4.9 meters long. What is the length of one trolley in meters? अच्छा, ये सवाल अच्छा सवाल है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं, और ये सवाल अगर मैं बताऊं तुम्हें तो आईबीए ने कैंगरू मैथ से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन तुम्हें अगर गूगल पे सर्च करो तो कैंगरू मैथ में मिल जाएगा, वहां से आईबीए ने इसको कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, अब आईबीए कर क्या रहा है इस सवाल में, या एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है कि भाई पहले तो तुम्हें इस सवाल में ये समझना है कि जो सुपरमार्केट पर ट्रॉली होती है, ठीक है जी, सुपरमार्केट पर जो ट्रॉली होती है उसके पीछे इतना पोर्शन निकला हुआ होता है जो बेसिकली उसका हैंडल होता है ट्रॉली का, ठीक है। सो ट्रॉली की अगर, और जब हम एक ट्रॉली के अंदर दूसरी ट्रॉली इंसर्ट करते हैं, जब सुपरमार्केट पर ट्रॉलीज पैक करके लाइन में खड़ी होती हैं, तो दूसरी ट्रॉली इसके अंदर कंप्लीटली इसके अंदर फिट आ जाती है, बस उसका हैंडल सिर्फ एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा होता है। सो बॉटम लाइन ये है कि जो पहली ट्रॉली है, पहली ट्रॉली का जो बॉडी है उसकी बॉडी का डिस्टेंस अज्यूम कर लो x, और जो उसके पीछे हैंडल का डिस्टेंस है, हैंडल का डिस्टेंस अज्यूम कर लो y। सो बॉडी की लेंथ हमने सपोज कर ली x और हैंडल की लेंथ हमने सपोज कर ली y। जब दूसरी ट्रॉली आएगी तो दूसरी ट्रॉली कंप्लीटली यहाँ तक पैक हो जाएगी, उसका सिर्फ हैंडल एक्स्ट्रा निकला हुआ होगा, यानी कि एक वाई दूसरी ट्रॉली का और ऐड हो जाएगा। जब तीसरी ट्रॉली आएगी उसका भी सिर्फ हैंडल पीछे निकला हुआ होगा, उस पर एक वाई और ऐड हो जाएगा। तो जब तुम 10 ट्रॉलीज को पैक करोगे तो 10 ट्रॉलीज पैक करने में सिर्फ बॉडी तो एक ही ट्रॉली की एक्सपोज हो रही होगी, बाकी सबका हैंडल जितना पोर्शन एक्सपोज हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली जब तुम 10 ट्रॉलीज को पैक करोगे तो 10 ट्रॉलीज का जो लेफ्ट टू राइट टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा x प्लस 10y। x एक ही दफ़ा आ रहा होगा, यानी कि बॉडी लेंथ एक ही दफ़ा आ रही होगी, बाकी सबका हैंडल वाला डिस्टेंस आ रहा होगा, और ये तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है 2.9। मूविंग फॉरवर्ड जब 20 ट्रॉलीज होंगी तो वंस अगेन बॉडी सिर्फ एक ही एक्सपोज हो रही होगी और बाकी 20 सारी ट्रॉलीज का हैंडल एक्सपोज हो रहा होगा 20y, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, फर्स्ट वाले का भी हैंडल एक्सपोज हो रहा होगा, और ये लेंथ तो मैं दी हुई है 4.9। दो इक्वेशंस हैं, फटाफट साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो।
जब सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली माइनस का साइन लगाओगे, तो माइनस का साइन लगाने के बाद एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -10y इज इक्वल टू -2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 2/10, दैट 0.2। जब y की वैल्यू आ गई 0.2, तो पहली वाली इक्वेशन में y की जगह 0.2 प्लग इन कर दो और दूसरी साइड पे ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ठीक है जी। अब तुमसे कह रहे हैं ट्रॉली, वन ट्रॉली की लेंथ बताओ। वन ट्रॉली के अंदर की लेंथ कितनी है बेसिकली? वन ट्रॉली, लेट मी मार्क दैट फॉर यू ताकि तुम्हें समझ आ जाए। वन ट्रॉली की लेंथ है फ्रॉम हियर टू हियर। तो वन ट्रॉली की लेंथ में एक दफ़ा एक्स है और एक दफ़ा वाई है, यानी कि एक दफ़ा 0.9 है और एक दफ़ा 0.2 है। इन दोनों को ऐड कर लो तो वन ट्रॉली की लेंथ है बेसिकली 1.1। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हालांकि लंबा सवाल नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना है इसके अंदर, दैट्स द चैलेंज। ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज 850। If the number increases by 2.25% every year, how many students will there be at the end of 2012? All right. So question ये बता रहा है भाई कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, अच्छा ये सवाल किस कैटेगरी का है ये भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। एक होती है लीनियर ग्रोथ एंड डीके, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। ये सवाल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके की बात कर रहा है। एंड व्हाई इज इट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके? बिकॉज इसमें सेम परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही होती तो फिर लीनियर ग्रोथ एंड डीके का सवाल होता। ठीक है जी। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके का सवाल आता है तो उसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 + r टू द पावर x। ठीक है जी। और इस केस में आपको पता होना चाहिए कि एक्स नॉट क्या है। एक्स नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट, एंड आर इज द रेट ऑफ चेंज। और ये रेट ऑफ चेंज अगर ये ज़ीरो से बड़ा होगा, अगर ये रेट ऑफ चेंज जो है ये ज़ीरो से बड़ा होगा तो ये ग्रोथ फंक्शन होगा। और अगर ये रेट ऑफ चेंज जो है ज़ीरो से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा, उस केस में ये डीके फंक्शन होगा। सो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के आपको ये फिगर आउट करना है कि भाई चूंकि सेम परसेंटेज से हर दफ़ा इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जैसे कि मैंने बताया, अगर सेम अमाउंट से हर दफ़ा इंक्रीज हो रहा होता तो फिर वो लीनियर ग्रोथ का सवाल होता। चूंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सवाल है तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट आपको बताई हुई है 850। 1 + r, रेट तो मैं दिया हुआ है 2.25%। 2.25% लिख लो या फिर डिवाइड बाय 100 करके इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लो और फिर नंबर ऑफ ईयर्स हैं 12। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 850 इंटू 1 + 0.0225, यानी कि बेसिकली ये बन जाएगा 850 इंटू 1.0225 पावर 12। इफ यू लुक एट द आंसर ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन आता है तो आप 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 21। द सॉलिड इन द डायग्राम पिक्चर इज फॉर्म्ड ऑफ 4 आइडेंटिकल क्यूब्स। द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स इज 24। व्हाट, अच्छा अब सवाल ये कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं और एक क्यूब का सरफेस एरिया 24 है। अच्छा क्यूब
का सरफेस एरिया क्या होता है, इसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L²। अगर वो हमें गिवन है 24, तो एल स्क्वायर हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 6, दैट्स 4, एल हो जाएगा 2, यानी कि बेसिकली क्यूब के डायमेंशन हैं 2 बाई 2 बाई 2। अब तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब अगर इस सॉलिड की अगर हम बात करें, तो अगर ये इस सॉलिड में 4 इस तरह के क्यूब्स यूज किए हैं। तो जो पहला क्यूब है, अगर पहले क्यूब का हम फ्रंट सरफेस देखें तो उसके डायमेंशन हैं 2 बाई 2, तो इस सरफेस का एरिया होगा 4। सिमिलरली इसका एरिया भी 4, इसका एरिया भी 4 और इसका एरिया भी 4। तो फ्रंट सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि फ्रंट सरफेस का एरिया हो गया 16। और अगर फ्रंट सरफेस का एरिया हो गया 16, तो बैक सरफेस का एरिया भी हो जाएगा 16। फ्रंट सरफेस का एरिया 16, बैक सरफेस का एरिया 16। ठीक है जी। अब टॉप सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 + 4 8, तो बॉटम सरफेस का भी एरिया हो जाएगा 8। फिर राइट सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 + 4 8, तो लेफ्ट सरफेस का भी एरिया हो जाएगा 8। इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। अच्छा जी, इज गोइंग टू बी बेसिकली ये भी 16 बन जाएगा और ये भी 16 बन जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 16 × 4, तो 64 टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वैसे हमारे पास एक ऑप्शन और था कि ये क्यूबॉइड है, तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लें, 2LB + 2LH + 2BH, उससे भी सेम आंसर आएगा। मुझे लगता है कि दिस इज क्विकर, तो मैंने ये कर लिया। दैट्स इंटायरली अप टू यू। ठीक है जी, कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, क्यूब एक्स हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ ए if cube y has edges that are 4 times as long as those of x, express the surface area of y in terms of x। तो तुम्हें बता ये रहे हैं कि पहला क्यूब है क्यूब x। उस क्यूब x की डायमेंशंस हमें नहीं बताई हुई, लेकिन हमें ये बताया हुआ है कि इसका सरफेस एरिया है a। हमें ये बताया हुआ है कि इसके बाद एक और क्यूब है क्यूब y, और क्यूब y की एजेस 4 टाइम्स है। क्यूब y की एजेस 4 टाइम्स है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर क्यूब एक्स की एजेस थी 1 / 1 / 1, तो क्यूब वाई की एजेस होंगी 4 / 4 / 4, बिकॉज दे आर 4 टाइम्स। और तुमसे कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, वो ये है कि जब साइड डबल होती है, मैं आपको अगली अगली ही स्क्रीन पे ज़रा ये चीज़ दिखा देता हूँ कि किसी भी फिगर की साइड, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब साइड डबल होती है तो एरिया डबल का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है, और वॉल्यूम डबल का क्यूब यानी कि 8 टाइम्स हो जाता है। जब साइड ट्रिपल होती है तो एरिया ट्रिपल का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाता है, और वॉल्यूम ट्रिपल का क्यूब 27 टाइम्स हो जाता है। जब साइड 4 टाइम्स होती है तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स और वॉल्यूम 4 का क्यूब 64 टाइम्स। ये पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो यहाँ पर साइड 4 टाइम्स हो रही है। अगर साइड 4 टाइम्स हो रही है तो एरिया 16 टाइम्स होना चाहिए और वॉल्यूम 64 टाइम्स होना चाहिए। और यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, सो एरिया 16 टाइम्स होना चाहिए, विच मीन्स अगर ओरिजिनल एरिया ए है तो नए फिगर का जो एरिया होगा दैट्स गोइंग टू बी 16 टाइम्स, तो वो 16A हो जाएगा। ठीक है जी, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रिएशन। जितने सवाल थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। हमारे ग्रुप्स पे रीच आउट करके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और वरना आप क्लास पे भी डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू maximize your IBA score. I wish all of you the best of luck for the actual IBA test. Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz, Pakistan, Ahmedabad.